गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर ज्योग्राफी का है 17 में पढ़ना है आप लोगों को नेचुरल रिसोर्स वाटर। देखिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पहले बताएंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो द रिसोर्स विच फुलफिल आवर नीड्स बाय नेचर, अगर जो रिसोर्स अगर हम लोगों को नेचर से फुलफिल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो देखिए वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है। कोई भी थिंग्स नेचर में है वह नेचुरल रिसोर्स तभी होता है जब हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो वह नेचुरल रिसोर्स नहीं होता। तो कभी भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यानी पूरे वर्ल्ड में वाटर का परसेंटेज क्या है, लैंड का परसेंटेज क्या है, यही चीज़ के बारे में आप समझिएगा। तो ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे डाटा होता है। तो देखिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अब कहा जाता है 71% वाटर। तो देखिएगा एक पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें 71% वाटर का परसेंटेज है और 29% क्या है, तो लैंड है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ पे 3/4 पार्ट्स पे क्या है, वाटर है। और ऐसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा कि 71% पार्ट्स पे वाटर है और 29% पार्ट्स पे लैंड है। अब आते हैं 97% वाटर सेलेलाइन है। सेलेलाइन का मीनिंग होता है कि इसमें NaCl प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो 97% वाटर सेलेलाइन है और यह फाउंड होता है सी और ओशियन में। अब देखिएगा 3% जो वाटर है वह क्या है, फ्रेश वाटर है। और कहा जाता है इसमें से 1% वाटर जो है वह रिवर से फाउंड होता है और 2% वाटर हम लोगों को ग्राउंड वाटर से मिलता है। तो यही फिर 3% को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2% और 1%। तो आपसे पूछा जाएगा कि हम लोगों को ग्राउंड वाटर से फ्रेश वाटर कितना परसेंट मिलता है, 2%। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग को रिवर वाटर से फ्रेश वाटर कितना परसेंट मिलता है, तो 1%। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन कंटिनेंट। किसी भी कंटिनेंट में हम लोग वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए मेनली जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस कंटिनेंट के जो मेन रिवर होता है उसी से पता चलता है कि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस क्या है, मैक्सिमम पार्ट्स पे वाटर है कि नहीं है, इफ़िशिएंट है कि डिफिशिएंट है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है रिवर सिस्टम। तो जिस कंट्री में अगर मैक्सिमम रिवर सिस्टम होता है उस कंट्री में क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब आते हैं ध्यान से देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका का क्या है कि मैक्सिमम पार्ट्स डिजर्ट है। आप पढ़े होंगे कि सहारा डिजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट है, वह कहाँ पे है, अफ्रीका है। अफ्रीका को हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब आते हैं इसमें कुछ रिवर है, मेन रिवर कौन कौन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नील, नाइजर, तो ध्यान से देखिएगा नील, नाइजर, तो नील, नाइजर, जेल और जम्बेजी, ये सब फेमस रिवर है। तो अफ्रीका के लाइफलाइन रिवर किसको कहा जाता है, तो नील रिवर को कहा जाता है। क्योंकि अफ्रीका में मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होता है वह कौन सपोर्ट करता है, तो नील रिवर, यानी नील रिवर के वाटर से ही मैक्सिमम पार्ट अफ्रीका का इरीगेटेड होता है। अब आते हैं एशिया। एशिया को हम लोग लार्जेस्ट कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में कुछ रिवर्स है जैसे होंग हो, तो होंग हो जो रिवर्स है वह चाइनीज रिवर है। कियांग सी, कियांग ये भी चाइना का है, यांगसी ये भी चाइना का। एशिया का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वह यांगसी है। फिर आइएगा इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब भी रिवर है, लेकिन ये सब उतने बड़े रिवर नहीं है। तो यह सब रिवर एशिया में फ्लो होती है। आप लोग को समझ में आया होगा कि एशिया यह मेन सोर्स ऑफ रिवर है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट डिजर्ट है। तो जैसे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, आप देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का पार्ट है वह डिजर्ट है। और इस ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड कंटिनेंट्स है। तो ये सभी इस साइड क्या है, वाटर का परसेंटेज है। ऑस्ट्रेलिया जो भी है सेटल्ड है
वह कहाँ पे है, जस्ट बैंक ऑफ बोलेंगे, बैंक ऑफ रिवर बोल सकते हैं, या कोस्ट लाइन एरिया पे ऑस्ट्रेलिया का सिटी क्या है, सिचुएटेड है। तो इस तरह से देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल पार्ट है वह डिजर्ट है, यानी ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम पार्ट भी डिजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 ही रिवर फ्लो होती है मेनली, मरी और डार्लिंग। ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो 2 रिवर मेनली फ्लो होती है उसका क्या नाम है, तो मरी और डार्लिंग। अब आते हैं यूरोप। यूरोप में रिवर्स में आइएगा तो यूरोप भी एक कंटिनेंट है, इसको कहा जाता है 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो यूरोप है। अब कहा जाता है रिवर, तराइन, सीन, लोएरे, इटिसी, ये सब यूरोप का फेमस रिवर है। अब आते हैं साउथ अमेरिका, यह 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अब देखेंगे कि रिवर में इसमें कौन कौन आता है, अमेजन, ओरिनोको और पनामा। तो देखिए साउथ अमेरिका का सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है वह ब्राज़ील है। इसको भी याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो ब्राज़ील। इसका मेन रिवर कौन सा है, अमेजन, ओरिकॉन और पनामा। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वह अमेजन है। अमेजन आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़े होंगे कि पूरे वर्ल्ड का 21% जो ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है वो अमेजन फॉरेस्ट से ही होता है। अब आते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी इरिगेशन का क्या क्या सिद्धांत होता है, क्या क्या पर्पस होता है, यह समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंडेबल किस पे होता है, इरिगेशन पे या मॉनसून पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे अभी भी इरिगेशन सिस्टम जो है ओल्डेस्ट सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं। अब आते हैं फर्स्ट टैंक। पहले हम लोग क्या करते हैं, टैंक बनाते हैं और जो भी रेनी वाटर होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद फिर हम लोग इसको इरिगेशन पर्पस में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब आते हैं वेल। वेल सबसे एंशिएंट टाइम का इरिगेशन है, यानी वेल जो है सबसे ओल्डेस्ट मॉडर्न है, और वेल से कहा जाता है कि इंडिया का 25% एरिया इरिगेटेड होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेल से इंडिया का कितने परसेंट एरिया इरिगेटेड होता है, तो 25%। मैक्सिमम जो वेल से इरिगेशन होता है वो तमिलनाडु में होता है। अब आते हैं ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल यह इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, और इससे इंडिया का जो एरिया इरिगेशन होता है वह 23% एरिया इरिगेशन होता है। फर्स्ट ट्यूबवेल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1930 में। तो आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट ट्यूबवेल यूपी में और 1930 में। ट्यूबवेल से वहाँ पे इरिगेशन होता है जहाँ पे अधिकतर एलुवियल प्लेन्स हो, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उस सब जगह पे जहाँ पे इरिगेशन होता है वहाँ पे ट्यूबवेल से होता है। और इंडिया का मैक्सिमम जो इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है वह यूपी में होता है, इसको उत्तर प्रदेश। इस तरह से याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम ट्यूबवेल कहाँ पे है, यूपी में, और मैक्सिमम पार्ट जो इरिगेशन होता है ट्यूबवेल से तो कहाँ पे, यूपी में। फोर्थ में आते हैं कैनल्स। देखिए कैनल से इंडिया का जितने भी एरिया इरिगेशन होता है, जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज जो इरिगेशन होता है वह कैनल से होता है, और कितना परसेंट होता है, तो 45%। तो कैनल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कहा जाता है इन्यूडेशन और पीरिनियल कैनल्स। इन्यूडेशन कैनल्स क्या होता है, ये सीजनल कैनल्स होता है। जब मानसून आता है तो आप देखते होंगे कि अपने आसपास में जो नहर होगा या कैनल्स होगा वह वाटर से भर जाता है, और फिर हम लोग उसके वाटर को क्या करते हैं, अपने इरिगेशन पर्पस में उसको यूज करते हैं। तो यह ऑपरेटेड मेनली कहाँ कब होता है, तो रेनी सीजन में होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं कि इरिगेशन जो कैनल है यह मेनली ऑपरेटेड होता है रेनी सीजन में, और इंडिया का 6% पार्ट्स जो है इरिगेशन होता है इरिगेशन कैनल से। अब आते हैं पीरिनियल कैनल। पीरिनियल कैनल से इंडिया का 39% पार्ट इरिगेशन होता है।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पेरिनियल कैनल से इंडिया का कितने % पार्ट्स इरिगेटेड होता है, तो 39%। अब आते हैं डैम। तो देखिए डैम कहाँ होता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये रिवर है, रिवर पे हम लोग बीच में क्या करते हैं, इसकी स्ट्रीम ऑफ वाटर को अगर हम लोग कंट्रोल करने के लिए डैम को वेल्ट करते हैं, वेल्ट मीन्स बनाते हैं, ताकि हम इसकी स्ट्रीम को क्या कर सके, अच्छे से कंट्रोल कर सके, ताकि हमारे यहाँ पे जो भी आसपास का रीजन हो या विलेज हो या सिटी हो, उसकी समस्या को दूर किया जा सके, फ्लड नहीं आ सके। तो देखिए डैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यह हमेशा मिडिल रिवर पे बनाया जाता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर पे। देखिए इससे दो पर्पस होता है, हम लोग दो ही पर्पस के लिए डैम को इरिगेटेड करते हैं। पहला क्या होता है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई के लिए। अगर हम लोग पानी को डैम में स्टोर रखेंगे, जब हमारे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होगा समर सीजन में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे वाटर सप्लाई करेंगे और इजी वे में हम लोगों का वाटर सप्लाई हो जाएगा। दूसरा होता है जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिसिटी डिफिशियंट को क्या करता है, इफिशियंट में कन्वर्ट करता है और हमारी नीड को फुलफिल कर पाता है। और इसका यूज हम लोग बिग सिटी में, मेट्रोपोलियन सिटी में वाटर सप्लाई पर्पस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर फ्लड को कंट्रोल करने पे भी डैम का यूज किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग मल्टी प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टी प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट है और इससे बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का अनदर नेम मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रोजेक्ट को मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो डैम्स को। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो डैम बनाया गया था वह कहाँ पे बनाया गया था, तो दामोदर रिवर वैली पे बनाया गया था फर्स्ट टाइम डैम। देखिए फर्स्ट टाइम डैम को क्या कहा गया, तो याद रखेंगे द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप याद रखिएगा कि द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम को कहा गया। इस वर्ड को फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किए थे वो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इन्हीं के द्वारा कहा गया कि हम लोग के यहाँ पे जो भी डैम है वह क्या है, उसको हम लोग न्यू मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर से पहले एक टॉपिक बच गया कि मैक्सिमम डैम कहाँ पे है, चाइना में। पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है जितना भी डैम है उसका 50% डैम सिर्फ चाइना में। ऐसे चाइना का रीजन भी बहुत बड़ा है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर का हम लोग कंजर्वेशन कैसे करते हैं, तो एफिशिएंट ऑफ इरिगेशन, यानी हम लोगों को जितना इरिगेशन चाहिए उतना ही हम लोगों को वाटर यूज करना चाहिए, वाटर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है रिसाइकलिंग। हमारे पास जो भी वाटर है, मतलब वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकल कर फिर से उसको रीयूज में लाना चाहिए। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे पास जो भी रेन वाटर है उसको स्टोर करना चाहिए, फिर हम लोग उसको हार्वेस्टिंग पर्पस पे या एग्रीकल्चर पर्पस पे हम लोगों को उसको यूज करना चाहिए। फिर आते हैं वेस्टेज कंट्रोल। जो भी हम वेस्टेज होता है वाटर में चला जाता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम लोगों के यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन ना हो। सबसे बड़ी आज के दौर में हम लोगों के यहाँ पे सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, डोमेस्टिक वेस्टेज होता है या कैनल्स होता है, वह डायरेक्ट कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो वाटर रिवर सिस्टम में। वो रिवर सिस्टम को क्या करता है कि पॉल्यूटेड करता है, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। उससे होता क्या है कि हम लोगों को बहुत सारा वुमेन डिजीज क्रिएट होता है। तो इससे क्या हो सकता है, अभी के दौर में आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जैसे भी देखिएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बहुत सारा रिवर को साफ़ सफाई के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रोजेक्ट को वेलफेयर करती है, सपोर्ट करती है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो। तो चलिए इस तरह से इस चैप्टर आज फिनिश्ड हो गया। अब फिर नेक्स्ट डे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल।